Good morning, all of you. Today discuss about subject geography, chapter number 3, हमारी बदलती पृथ्वी. Last week discuss about the different types of गतिविधियाँ, जिसमें आपका there are two types, अंतर्जनित बल, नंबर 2 वही जनित बल. इनके बारे में हमने डिस्कस किया था. आज हम लोग अगला टॉपिक स्थलाकृतियाँ, मुख्य स्थलाकृतियाँ. मुख्य स्थलाकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आप लोग जानते हैं कि जो स्थलाकृतियाँ होती हैं वो पृथ्वी पर ऊपरी सतह पर होने वाले परिवर्तन के कारण होती हैं. अभी तक आपने आंतरिक प्रक्रियाएँ देखी थी, लेकिन ये स्थलाकृतियाँ कुछ जो प्रकृति के द्वारा जो प्राप्त होती हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे. मुख्य स्थलाकृतियाँ के जो दो प्रक्रम हैं, इनके द्वारा ये दृश्य भूमि लगातार परिवर्तन होता है. वो दो मुख्य प्रक्रम है, इनके द्वारा इतना प्रयोग किया जाता है. एक होता है अपक्षय और नंबर 2 होता है अपवर्तन. क्योंकि दो प्रक्रम ऐसे होते हैं जिनसे अपक्षय और अपवर्तन के माध्यम से ही में परिवर्तन होता है और नई स्थलाकृतियाँ बनती हैं. पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है. जब पृथ्वी पर भिन्न प्रकार का टूटना प्रारंभ होता है तो उससे क्या होता है, अपक्षय क्रिया उत्पन्न होती है और उसी के माध्यम से कोई नई स्थलाकृति का निर्माण होता है. इसी प्रकार से भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपवर्तन कहते हैं. शैलों के टूटने से तो अपक्षय होता है, लेकिन अपवर्तन किससे होता है? जल के द्वारा, पवन के द्वारा और हिम जैसे, हिम मतलब बर्फ का पिघलना, इनसे होने वाली जो स्थितियाँ उत्पन्न होती है, उससे नई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है. तो यहाँ पर इससे हो जाता है कि मुख्य स्थलाकृतियों का निर्माण है वो अपक्षय और अपवर्तन के कारण ही होता है. इसके फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं. एक स्थान ऐसा निर्धारित होता है जहाँ पर इनका निक्षेपण होता है और ये नई स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं. अपवर्तन एवं निक्षेपण की ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं. निक्षेपण के कारण होता है अपक्षय. निक्षेपण के कारण यहाँ पर हम इसको निक्षेपण बोल सकते हैं. उसके आधार पर मुख्य स्थलाकृतियों का निर्माण होता है. अब जिनके द्वारा होता है वो आपकी कौन सी स्थलाकृतियों के माध्यम से होता है? सबसे पहले आता है नदी. नंबर 1 नदी के कार्य. नदी यानी नदी या बहता हुआ जल, इसमें नदी के कार्य है. इस पर नदी का प्रभाव जो पड़ता है, इससे उत्पन्न होने वाली स्थलाकृतियाँ होती हैं, तो उसमें नदी का क्या कार्य होता है इसके बारे में अध्ययन करते हैं. नदी के जल से दृश्य भूमि का अपवर्तन होता है. दृश्य भूमि का जो भूमि दिखाई पड़ रही है, आप अभी बरसात का मौसम है, कहीं भी बाढ़ भी आ रही है, तो आप उस चीज़ को देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से ये परिवर्तन हो रहा है. ठीक है, तो नदी के कार्यों में यहाँ पर ये भी स्पष्ट हो जाता है. कभी कभी क्या होता है, जब नदी किसी खड़े स्थान पर किसी भाव के साथ परिवर्तन होता है, तो वहाँ पर स्थान में अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी से गिरते हैं.
कठोर शैलों या घाटी से गिरते हैं तो क्या बनाते हैं, जलप्रपात बनाते हैं। खड़े या किसी घाटी में जब गिरते हैं तो वो उनका उत्पन्न होने वाली स्लग होती है जलप्रपात। इसी प्रकार जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है उस समय क्या होता है, वो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, क्योंकि नदी हमेशा मोड़दार मार्ग में बहती है, उनको सीधी नहीं होगी कभी, क्योंकि उसे कई क्षेत्रों से घुमाकर निकाला जाता है और वहां पर उसको मोड़ भी देनी होती है, जिसके कारण नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों के कारण उनको हम क्या बोलते हैं, विसर्ग कहा जाता है। शब्द का वर्ण यहाँ इसलिए बिगड़ा है क्योंकि शब्द क्या कहते हैं, शब्द भी कभी सीधा नहीं होता है, वो भी हमेशा मोड़ देकर होता है, उसकी भी स्टाइल ये स्टाइल होता है। इसी तरह से नदियों का भी इस तरह से हमारे चला जाता है। तो जब मैदानी क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर मोड़ दिए जाते हैं और जिसके कारण एक नई सलाकृति का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं विसर्ग। इसके बाद विसर्गों के किनारों पर लगातार अपर्दन का कार्य होता है, लगातार अपर्दन होता है क्योंकि पानी का बहाव तेज होता है और जो मिट्टी को काट करके अपने साथ ले जाता है, इसलिए वहाँ पर कटाव के कारण अपर्दन होता है और लगातार अपर्दन और विक्षेपण शुरू हो जाता है, जिससे विसर्ग लूप के सिरे निकट आते जाते हैं, जहाँ पर उनको धीरे धीरे वो खत्म होने लगते हैं, क्योंकि मोड़ वगैरह चारों तरफ पानी होता है, बराबर समतल हो जाता है। समय के साथ विसर्ग को लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बना लेते हैं, कट जाते हैं और एक नए का निर्माण होता है। जब विसर्ग लूप होकर के अलग हो जाते हैं, उससे कट जाते हैं, तो एक नई का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं झील। इसीलिए वहाँ पर जो पानी का होता है वो ठहरा हुआ पानी होता है। गतिशील पानी आपको कहाँ मिलता है, नदी के अंदर। और एक अलग बनाते हैं जिसे हम चाप झील भी कहते हैं, इसको हम चाप झील इसलिए कहा जाता है। जब हम मैथमेटिक्स में सवाल किया करते हैं और किसी भी कोण या को बनाते हैं तो हम वहाँ पर एक चाप को लगाते हैं, क्योंकि वहाँ से हमें क्या करना पड़ता है, एक दिशा बनाना पड़ता है और उस आकृति को नहीं छूते, उस चाप को हमेशा उस आकृति से दूर लगाया जाता है, क्योंकि हमें उसकी एक रेखा को निकालना होता है या उसके डायरेक्शन को निर्धारण करना होता है, इसलिए हम उसे उसी प्रकार यहाँ पर ये इससे विसर्ग से कट करके और अलग झील बनाती है, इसीलिए उसको चाप झील के नाम से भी जानते हैं। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ आने के कारण निकटवर्ती क्षेत्रों में बहुत सारी महीन मिट्टी या अन्य पदार्थ का निक्षेपण करती है, क्योंकि पानी के साथ महीन मिट्टी स्वाभाविक वो चली जाएगी। आपने देखा होगा बरसात बाद मिट्टी होती है, मात्रा कम होती है, बालू ज़्यादा होती है, तो महीन मिट्टी होती है वो पानी के साथ बह जाती है, वहाँ पर बालू के कण रह जाते हैं। ऐसी मिट्टी या पदार्थ को अवसाद कहते हैं, तो क्या होते हैं, अवसाद होते हैं। अवसाद मैंने आपको अवसादी शैलों में बताया था, अवसाद क्या होते हैं। यहाँ पर मिल जाती है नदी के उचित कटोर को तटबंध कहते हैं। उचित मतलब नदी के किनारों पर जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तटबंध बोलते हैं। तो चारों तरफ से तटबंध का किनारा, तटबंध इसका निर्माण होता है और समुद्र तक पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है। समुद्र तक, क्योंकि सभी जानते हैं कि नदियों का जो अंत होता है वो समुद्र में जाकर होता है और वहाँ तक जाते जाते उनका जो जल का प्रभाव होता है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है और वो नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। उसके बाद नदी वो कई धाराओं में विभाजित हो जाती है
और जिनको हम वितरका कहा जाता है। एक नई स्लग इसको बोलते हैं वितरिका, क्योंकि कई धाराओं में प्रभावित हो जाती है। यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाइव नमी का निक्षेपण करने लगती है, और इतनी धीमी हो जाती है कि उसका स्वयं निक्षेपण करने लगती है। वितरका अपने माने का निर्माण करती है। सभी मानव के अवसादों के संग्रह से अवसाद निकल आती हैं, उससे वो एक नई आकृति बनती है अपने साथ अवसाद निक्षेपण द्वारा, वो कहलाता है डेल्टा। उस डेल्टा को वो बनाती है, एक नई स्लग का निर्माण होता है डेल्टा। आज हमने देखा कि मुख्य स्लग में दो मुख्य प्रकृति थे, अपक्षय और अपवर्जन, या अपक्षय और निक्षेपण। इनके कारण बहुत सारी स्लग्तियाँ बनती हैं, इन्हीं के द्वारा बनती हैं। और वो स्लग बनाने में जो सहायक होते हैं, जैसे नदी इन स्लग के बनाने में सहायक होती है, इनके द्वारा ये स्लग का निर्माण होता है। आज से काफी नेक्स्ट डे डिस्कस अबाउट अगेन दिस टॉपिक। थैंक्स, वेरी गुड।